हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन है बेस्ड ऑन रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मैराथन, जिसमें हम लोग मॉड्यूल्स ए एंड बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ आवर ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। वहां पर आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। आज का पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस मॉडल्स फॉलोड बाय द बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग? ऑप्शन ए, SBU approach aims at dividing the businesses on the lines of strategic business units which are profit center focusing on product offering and market segment. Option B, public sector banks in India generally have adopted SBU approach as their retail banking business. Option C, integrated approach is usually adopted by smaller businesses, aims to reduce the risk and increase profitability through scales. Option D, departmental approach is a specialized functional approach within an organization. सो इनमें से एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे हैव जनरली अडॉप्टेड द डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड नॉट द एसबीओ अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोचेस क्लियर होनी चाहिए। इन पे कई बार आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसबीयू, डिपार्टमेंटल एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इनको समझ लेते हैं शॉर्ट में। जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच होता है वो क्या होता है? वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उनके अपने अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अपना अलग मार्केट होता है। जैसे अगर बात करें आपकी सैमसंग की इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके अलग अलग कई सारे एसबीयूज बने हैं। एक जो सिर्फ आपका मेमोरी चिप वगैरह का काम करता है, एक आपका कंज्यूमर अप्लायंसेस वगैरह बनाता है जैसे आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एक आपका मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह बनाता है। तो इनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, जहाँ पे ऑटोनोमस डिविजन्स बना दिए जाते हैं। एसबीयू अप्रोच ज्यादातर कौन फॉलो करता है? न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेनली अडॉप्ट द एसबीयू अप्रोच। फिर आपका सेकंड डिपार्टमेंटल अप्रोच होता है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दे मेनली फॉलो द डिपार्टमेंटल अप्रोच। और लास्ट आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, जहां पर अलग अलग यूनिट्स नहीं बनाई जाती है और एक कोहेसिव मेथड फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस है वो कई सारे अलग अलग यूनिट्स डिवाइड करके काम नहीं कर सकते। ओके, एंड दे वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द स्केल, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाकर वो ग्रो करना चाहते हैं। तो वो उनका एक यूनिफाइड बिजनेसेस रहता है विच इज मेनली फॉलोड बाय द स्मॉलर बिजनेस। तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनकरेक्ट ऑप्शन बी था, विच इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉलो डिपार्टमेंटल अप्रोच। ओके, इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग? ऑप्शन ए, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जनरली फॉलो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ऑप्शन बी, इन फॉरेन बैंक्स इट इज मोस्टली प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। Option C, horizontally organized model is a modular structure using different process models for the different products, offering end-to-end solution product wise. Option D, predominantly vertically organized model is mostly product oriented with common information for some products. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो वेयर मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वेयर common customer information is available for some of the product, it is known as predominantly horizontally organized model। तो इसको मैंने समझने का एक बहुत ही आसान वे आपको बताया था कि अगर आप एक कंटिन्यूम में, एक स्केल में अगर वर्टिकली एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को एक तरफ प्लेस करें और हॉरिजॉन्टली को आप एक तरफ प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर टू कंप्लीटली ऑपोजिट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स विच आर फॉलोड। तो वर्टिकली में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस यूज किया जाता है और सेम इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सेम इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है फॉर प्रोसेसिंग ऑल द प्रोडक्ट्स।
और हॉरिजॉन्टली होता है दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस को यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हॉरिजॉन्टली से मिलता जुलता प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड होता है, यहाँ पे कॉमन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। और वर्टिकली ऑर्गेनाइज से मिलता जुलता प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेयर कॉमन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इससे आपको याद रहेगा पहले तो चारों की क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। फिर साथ में ये भी याद रखिएगा जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है दे मेनली फॉलो द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल वेयर देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस एंड कॉमन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट्स। और जो फॉरेन बैंक है दे मेनली यूज द प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statement is correct regarding difference between retail banking and wholesale banking? ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आपको हर साल के पेपर में मिल जाएगा एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिस्क इज वाइड स्प्रेड इन रिटेल बैंकिंग एज द कस्टमर बेस इज लार्ज, whereas in corporate banking risk is more concentrated. Second, returns are more in retail banking as the spreads are more for different asset classes in retail. Third, monitoring and recovery in retail assets are more laborious because of larger customer base as compared to corporate banking. Fourth, the impact of NPA will be more pronounced in retail banking than in corporate banking. तब आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2, 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 3 and 4 ओनली। तो एक एक स्टेटमेंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देखिए फर्स्ट वाला आपको सही लग ही रहा होगा, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होता है, काफी मास सेगमेंट होता है, तो रिस्क भी डाइवर्सिफाइड होते हैं। बट कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है, लार्ज लोन्स दिया जाता है टू फ्यू बिजनेस हाउसेस, तो वहां पर रिस्क क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है टू फ्यू बिजनेस हाउसेस। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देन रिटेल बैंकिंग में जो रिटर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बैंक्स का जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है, स्प्रेड हाई होता है, क्योंकि बैंक्स जो इंटरेस्ट देती है पे करती है ऑन द डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट्स या एफडी, आरडी, करेंट अकाउंट, उस पर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चार्ज ऑन द वेरियस रिटेल लोन्स, स्पेशली द पर्सनल लोन्स। और होलसेल बैंकिंग में क्या होता है, क्योंकि वो लार्जर डिपॉजिट्स लाते हैं तो वो बार्गेन करते हैं कि मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दो। सिमिलरली जब लोन्स भी वो बल्क में लेते हैं, हाई टिकट साइज लोन रहते हैं, तो वहां पे भी दे बार्गेन फॉर द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए बैंक्स का स्प्रेड या मार्जिन उधर कम हो जाता है। बट यहाँ पे रिटेल बैंकिंग में मार्जिन ज्यादा रहता है, देयरफॉर द रिटर्न्स आर ऑल्सो मोर, तो ये भी सही है। देन मॉनिटरिंग एंड रिकवरी रिटेल एसेट्स में ज्यादा होती है, आपको ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपने खूब सारे लोगों को दूर दूर अपना क्या लोन्स बांट रखे हैं, तो हर एक को मॉनिटर करना, पर्सनली फॉलो अप लेना, वो काफी ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ एनपीए विल बी मोर प्रोनाउंस इन रिटेल बैंकिंग, तो ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो टिकट साइज होता है लोन्स का वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज्यादा होता है, तो वहां पर अगर कोई भी एक बिजनेस हाउस डिफॉल्ट करता है तो उसका ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है बैंक्स की बैलेंस शीट पे इन कंपैरिजन टू रिटेल बैंकिंग जहाँ पे लो टिकट साइज ऑफ लोन्स होते हैं। सो द इम्पैक्ट ऑफ एनपीए वुड बी मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 हो गए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। So ABC Bank provides the following details in crores for the financial year 24-25. Fee income given is rupees 120 crores. Net interest income given is 880 crores. Operating cost given are 250 crores. Total assets of the bank at the beginning of year was 9500 crores. Total assets at the end of year is 10,500 crores. You have to find the return on the assets of banks. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या फॉर्मूला हो गया, रिटर्न ऑन एसेट इज सिंपली द नेट इनकम डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स ऑफ बैंक। अब बैंक्स के लिए इनकम कौन कौन से फॉर्म में होती है? फर्स्ट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम इज द इनकम जो क्या होती है, एक्चुअली द इनकम विच इट अर्न्स ऑन द एडवांसेस एंड लोन माइनस द इंटरेस्ट इन पे ऑन द डिपॉजिट्स। तो जो बची हुई इनकम हुई वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो गई। सो पहला तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया इनका। दूसरा, बैंक्स का काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एटीएम, एसएमएस, चेकबुक, उस पे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, उस पे फी चार्ज करती है, तो फी इनकम हो गया।
और माइनस जो भी इनके कॉस्ट लगते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल असेट्स। तो क्योंकि असेट्स बैलेंस शीट में होते हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर, और ये सारे जो ऊपर के फिगर्स हैं ये पीएल स्टेटमेंट से लिए जाते हैं विच इज मेड फॉर द ईयर, इसीलिए हम लोग एवरेज टोटल एसेट्स लेते हैं, ना कि क्लोजिंग एसेट्स लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट पे एक दिन का एज ऑन 31 मार्च डेट बताता है, इसीलिए हम लोग उसको सही करने के लिए अच्छे से एवरेज टोटल एसेट्स लेते हैं। तो ओपनिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें जस्ट फिगर पुट कर देनी है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 880 करोड़। हो सकता है नेट इंटरेस्ट इनकम डायरेक्ट नहीं देके दिया हो कि इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांसेस, तो उसको माइनस करके आपका नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा, प्लस द फी इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। तो फिर आपका 10,500 प्लस 9,500 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको कैलकुलेटर से अपना सॉल्व कर लीजिए और इसको ऑफ कोर्स इनटू 100 कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 7.5%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो बैंक्स ने जो असेट्स एम्प्लॉय करे हैं उस पे जो रिटर्न वो जनरेट कर पा रही है दैट इज 7.5%। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया दे रखा है, मोस्टली क्वेश्चंस के दे रखे हैं जो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। XYZ Bank provides the following financial details rupee in crores for the financial year 24-25. Net income given is 600 crores. Total bank's assets 12,000 crores. Shareholders equity given is 1,500 crores. You have to find the return on equity. So return on equity का क्या फॉर्मूला होता है? As per the due point analysis, it is equal to return on assets into leverage ratio, which represents how much assets have been financed through the debts. So return on equity is equal to return on assets. Return on assets कैसे निकालते हैं? अभी देखा था, net income upon the bank's assets से average total assets, और leverage ratio होता है bank's asset divided by the bank's equity. तो ये फॉर्मूला है, you have to remember it. It has come through the due point analysis. जहाँ पे अगेन आप चाहो तो रिटर्न ऑन एसेट्स को भी डिवाइड कर सकते हो एसेट टर्नओवर रेशियो वगैरह से, बट उसमें हमें डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो नेट इनकम हमें दिया है 600 करोड़ का, बैंक असेट्स है 12,000 करोड़, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी 1,500। तो सिंपली आपका सही है ना? हाँ, तो सिंपली आपका आंसर आ गया, ये कट हो जाएगा 600 अपॉन 1,500, यानी 6 अपॉन 15 बचेगा आपका इंटू 100, जो आपका 40% हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6, 5 कट कर लीजिए, 40%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप चाहते तो बैंक एसेट काट भी सकते थे, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपली हुआ क्या, इनकम जनरेटेड ओवर द इक्विटी डिप्लॉयड इन द बैंक विच इज नथिंग बट नेट इनकम अपॉन बैंक इक्विटी। अब ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि हो सकता है कि नेट इनकम अपॉन बैंक असेट ना देके रिटर्न ऑन असेट दे दिया होता है और लेवरेज रेशियो दे दिया होता, तो आपको वो दोनों मल्टीप्लाई करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना पड़ता। तो हर तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is incorrect regarding factors impacting profitability of banks? Option A, the profitability of banks respond positively to GDP growth. Option B, profitability of banks respond negatively to inflation growth rate. Option C, low interest rate along with the stiff competition among banks have a negative impact, negatively affect banks' profitability. Option D, there exists a negative relationship between deposits and profitability. So आपको पता होना चाहिए on which factors the profitability of the banks depend and how it moves in respect to those factors. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, अगर जीडीपी ग्रो होगी तो ऑफकोर्स बैंक्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रो होगी। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं।
ओके, तो जीडीपी कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, उस पर ऑफकोर्स इनकम बढ़ रही है, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। इंटरेस्ट रेट काफी कम रहेंगे और कंपटीशन बाकी बैंकों से बहुत ज्यादा है, तो बैंक के लिए इनकम कम हो जाएगी, सो इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ये गलत है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्रॉफिटेबिलिटी और डिपॉजिट्स में। जितने ज्यादा डिपॉजिट्स बैंक को मिलेंगे उतना ही ज्यादा बैंक्स क्या है, लोन दे पाएगी। जितना ज्यादा लोन्स दे पाएगी उतना ही ज्यादा वो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर पाएगी, उतना ही ज्यादा वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी बैंक्स की। ओके, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिपॉजिट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ओके, ये सारा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है, विच यू कैन रीड फ्रॉम द पीडीएफ ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is incorrect regarding categorization of banking products that would satisfy the person needs as per the Maslow's hierarchy of needs theory? इस टाइप का क्वेश्चन भी 2 बार से लगातार एग्जाम में आ रहा है कि किस टाइप का बैंक प्रोडक्ट कौन से लेवल ऑफ नीड को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए पर्सनल एक्सीडेंट कवर सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल नीड्स। ऑप्शन बी फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट सेटिस्फाई सिक्योरिटी नीड्स। ऑप्शन सी पर्सनल लोन्स एंड कंज्यूमर लोन सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम नीड्स। ऑप्शन डी पेंशनर लोन्स इन बैंक सेटिस्फाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो मैस्लोस थ्योरी है जहां उन्होंने 5 लेवल ऑफ नीड्स बताया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल मूविंग टू सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो डिफरेंट बैंक्स प्रोडक्ट सेटिस्फाई डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स। सो पर्सनल एक्सीडेंट कवर एकदम बेसिक चीज हो गई जो कि ह्यूमन बींग्स को चाहिए रहती है, सो इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द मोस्ट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। Similarly, core savings account is also the very basic thing, or the first home loan. So all these products come under the physiological needs. ये करेक्ट है। देन हम लोग एफडी बनाते हैं, आरडी बनाते हैं, ठीक है, हम लोग एलआईसी के कुछ इंडाउमेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमारी सेफ्टी नीड्स यानी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर अगर कस्टमर कई सारे पर्सनल लोन है, कंज्यूमर लोन्स है, कार लोन्स है, ये सब ले रहा है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं, उससे लोअर नीड होती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स फुलफिल होती है। ओके, देन पेंशनर लोन्स, कोई भी आपके सीनियर सिटीजन बेस्ड अगर प्रोडक्ट्स दिए हो, चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, पेंशन लोन्स हो, ये सारे तरीके के हमारे एकदम लास्ट लेवल ऑफ नीड्स होती है, विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उसको फुलफिल करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि पेंशन लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, ये सब आप सोशल नीड्स के अंदर में रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स whose income level fall between 400 to 4000 lakhs per annum fall in which group? Options are mass affluent, H&W, super H&W, ultra H&W. So right answer है ऑप्शन बी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो ये टेबल इसको याद रखिएगा क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली इस टेबल पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सो अगर इंडिविजुअल की इनकम वेरी करेगी 2 to 10 lakhs per annum, he falls under the mass market segment. 10 to 15 lakhs per annum mass affluent, 550 से 400 lakhs per annum super affluent, 400 से 4000 lakhs हाई नेटवर्थ, और उसके बाद सुपर और अल्ट्रा H&W। तो जो हमारी रिटेल बैंकिंग होते हैं, दे मेनली केटर टू द नीड्स ऑफ दीज 3 सेगमेंट्स। ओके, मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट, मेनली इन 3 सेगमेंट्स को वो टारगेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है Anita opens a savings bank account in ABC Bank. She expects the bank to offer the facility of collecting the checks of the customer at their doorsteps. This feature is best described as part of which product level? Option A generic product, option B expected product, option C augmented product, option D potential product. So ये थियोडर लेविट थे, उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया था। सो अगर किसी ने एकदम सेविंग अकाउंट खुलवाया है और उसमें वो कुछ इस तरीके की फैसिलिटी एक्सपेक्ट करता है कि एट द डोर स्टेप्स उसको चेक कलेक्शन या कैश कलेक्शन फैसिलिटी मिले, सो दैट विल कम अंडर द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कैटेगरी। सो जेनेरिक प्रोडक्ट होता है एकदम बेसिक कोर प्रोडक्ट कि आप वहां पे सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हो, अपना टर्म डिपॉजिट खुलवा रहे हो, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है, हर बैंक में ये बेसिक चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, वो जेनेरिक। फिर अगर आपने मान लीजिए सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसके साथ आपको भाई पासबुक मिल जाए, चेकबुक मिल जाए, एक फ्री अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाए, तो वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी कि एडिशनल फीचर्स जो आपको मिल रहे हो कोर प्रोडक्ट के साथ।
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया जहां आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है साथ में, कि आपको और कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है विच इज एडिंग टू द कस्टमर डिलाइट, कस्टमर प्लेजर, कि आपको घर बैठे चेक कलेक्शन फैसिलिटी मिल रही है डोर स्टेप्स पे। और पोटेंशियल प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक जो अभी तक आया नहीं है बट विद द इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज वो आ सकता है। जैसे पहले कार्डलेस कैश विड्रॉल एक पोटेंशियल प्रोडक्ट था जो कि अब इनोवेशंस के साथ ट्रू हो गया, तो इसी तरीके का कोई और नया इनोवेशन, ठीक है, वो फ्यूचरिस्टिक में आता है। ओके, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। इस टाइप पे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी इंक्लूड्स कर्टसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ बैंक स्टाफ? ऑप्शंस है रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, अश्योरेंस। So courtesy and competence comes under the assurance part। तो कई सारे सर्विस लेवल्स होते हैं, क्वालिटी जो एक्सपेक्टेड होते हैं हमें बैंक से। जैसे कि बैंक्स की सर्विसेज क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कि जो वो सर्विस जो वो बोल रहे हैं उसको एज पर द प्रॉमिस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर लोन 4 दिन में सैंक्शन हो जाएगा तो हो गया हमारा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, स्टाफ है, ब्रांच है, जैसे जो भी हमें अगर कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करे। एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, दे शुड ट्राई टू बी इन द शूज ऑफ द कस्टमर्स, तो प्रॉपर इजी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। ओके, एंड लास्ट इज अश्योरेंस पार्ट, जिसमें मतलब आपका आ जाता है कॉम्पिटेंस की, जो स्टाफ है वहां पे वो स्किल्ड और नॉलेजेबल होना चाहिए, विथ कर्टसी उसको कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए, विथ पोलाइटनेस, क्रेडिबिलिटी इन द सर्विसेज होनी चाहिए जिसपे विश्वास किया जा सके, और जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिक्योर्ड होनी चाहिए। ओके, तो सिक्योरिटी, सो दीज 4 कम्स अंडर द अश्योरेंस पार्ट्स। ओके, next is, in which stage of product life cycle the sales volume of the products picks up and the product is likely to break even and start generating the profits for the organization? Options are introduction, option B growth, option C maturity, options D saturation। वो स्टेज जहाँ पे सेल्स ग्रोथ होने लगती है और ब्रेक इवन हो जाता है, उस स्टेज को हम लोग ग्रोथ स्टेज कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर ग्राफ में देखा जाए तो विद द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे कॉस्ट काफी हाई होते हैं, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस करने पड़ते हैं, लोगों में अवेयरनेस भी कम होती है, तो उस समय क्या होती है, सेल्स काफी कम होती है। फिर आपका ग्रोथ स्टेज आता है जहां पर सेल्स भाई बढ़िया बढ़ने लगती है और आप क्या होता है ब्रेक इवन अटेन कर लेते हो, और फिर साथ में थोड़े प्रॉफिट होने लग जाते हैं। फिर फाइनली आपका मेच्योरिटी का स्टेज आ जाता है जहां पे आपकी सेल्स क्या होती है, एकदम पीक पे चली जाती है, आपका एकदम जितना आप मार्केट शेयर गेन कर सकते थे आप कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां से अब आप और ग्रोथ नहीं कर पाते हो, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। फिर अगर आपने कुछ रिनोवेशन किया तो आप वापस से जा सकते हो ग्रोथ स्टेज की तरफ या और सेल्स बढ़ा सकते हो, अदरवाइज फिर प्रोडक्ट क्या है, डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। तो ये सब स्टेजेस होती है ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, विच रिफ्लेक्ट्स द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज द स्टेप्स इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। So ये stages are generating new product, concept testing, idea screening, business analysis, market analysis, actual product development। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, जहां हमने और भी क्वेश्चंस आगे हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो स्टेजेस है उसको सही ऑर्डर में प्लेस करिए, ओके, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सही स्टेजेस में करिए, वैसे ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में राइट आपको ऑर्डर में करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहां पे आपका सबसे पहला क्या होता है, आप क्या करते हो, नए प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट करते हो। ओके, इसको कहाँ से जनरेट करोगे, जब आप मार्केट रिसर्च करते हो। ओके, जब जो क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आप न्यू प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट करते हो। देन उन आइडियाज का आप क्या करते हो, उनको स्क्रीनिंग करते हो, उनको एनालाइज करते हो। ओके, कि क्या वो जो हमारा आइडिया है उससे हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव होगा, क्या हमारे पास उतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कि हम वो नया प्रोडक्ट अगर डेवलप कर रहे हैं तो कर पाए। ओके, तो उस आइडिया को स्क्रीन करते हो। देन आप क्या करते हो, उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हो, जिस आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो। ओके,
कि उनको इस कंसेप्ट के बारे में वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कंसेप्ट टेस्टिंग करते हो। देन यू फाइनली डू द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, डू द मार्केट एनालिसिस, and finally you develop the actual product. So these are the stages involved in the product development process. तो लाइन से पता होना चाहिए पहले क्या होता है, न्यू आइडिया जनरेट करते हो, स्क्रीन योर आइडिया, देन टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, देन डू द फर्दर एनालिसिस एंड फाइनली डेवलप द एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, credit information companies build scores using which historical data files? Option A, default on previous credit transactions. Option B, payment behavior or payment history. Option C, previous searches and inquiries. Option D, all of the above. So जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है, एक बार क्वेश्चन भी आया था, वो स्कोर देती है रेंजिंग फ्रॉम 300 to 900। 3 डिजिट स्कोर होता है, एनी स्कोर विच इज 700 greater than 700 is considered to be the satisfactory score। पर जितना हाई स्कोर होगा उतनी अच्छी बात है। अगर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है तो -1 स्कोरिंग दिखाता है। तो ये कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करती है? ऑफकोर्स प्रीवियस जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स थे उस पर कितनी बार डिफॉल्ट किया, पेमेंट बिहेवियर क्या रहा, इरेगुलरिटी रही क्या लोन पेमेंट में या रेगुलर पेमेंट रहा, सर्चेस इंक्वायरीज वो कि मतलब कितना ज्यादा वो क्रेडिट क्रेव कर रहा है, कितना बार उसकी रिपोर्ट को फेच किया जा रहा है बैंक से। तो अगर कई बार वो आके करता है कि भाई मुझे लोन की जरूरत है, उसके वजह से बैंक्स कई बार जाके उसकी क्रेडिट का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को फेच कर रही है, तो सर्चेस इंक्वायरीज ज्यादा है, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो जो स्कोर आता है वो इन सभी फैक्टर्स को देखा जाता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case aggregate amount of all the deposits repayable on maturity together with the interest to be paid on such deposit is dash or more, the repayment should be made or by the means of crediting to the account of such a depositor। तो अगर कोई एफडी है वो मेच्योर हुई है या डीडी है, उसका अगर पेमेंट करना है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो किस अमाउंट या उसके ऊपर अगर होगी सो इट शुड बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट। मतलब कि फिर वो कैश के थ्रू पेमेंट नहीं होगा बल्कि अकाउंट में ही उसका पेमेंट होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपका कोई एफडी है वो मेच्योर हो रहा है एंड द क्यूमुलेटिव अमाउंट इज 20,000 एंड अबव, it should be credited in the account of holder। okay, it should not be paid over the counter in cash। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है कम से कम इस टाइप का। मार्जिन इज सब्जेक्ट टू आरबीआई स्टूपुलेटेड लोन टू वैल्यू रेशियो ऑफ मैक्सिमम डैश फॉर द लोन्स अप टू 30 lakhs and maximum dash for the loans above 75 lakhs। ऑप्शन है 90% एंड 80%, 80% एंड 75%, 90% एंड 75%, 80% एंड 75%। सो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है आपका। एलटीवी रेशियो ऑफ इन केस ऑफ हाउसिंग लोन एंड द मार्जिन्स दैट हैव टू बी मेंटेन्ड इन केस ऑफ हाउसिंग लोन। सो इफ द लोन अमाउंट इज अप टू रुपीज 30 lakhs, 30 lakhs तक के लिए एलटीवी है आपका 90%। 30 से 75 lakhs 80% एंड ग्रेटर देन 75 lakhs 75%। तो एलटीवी रेशियो 90, 80, 75 है। मार्जिन पूछा जाए तो कुछ नहीं, 100 माइनस 90%। अगर बैंक फाइनेंस कर रही है तो मतलब 10% मार्जिन हो गया इस केस में। 80% बैंक फाइनेंस कर रही है तो 20% मार्जिन, और 75% अगर बैंक फाइनेंस कर रही है तो 25%। तो कई बार क्वेश्चन आपका इन एलटीवी पे भी आ चुका है, मार्जिन पे भी आ चुका है। तो कोई भी एक चीज याद रखिए। सो फॉर द लोन अप टू 30 lakhs एलटीवी है 90% का, फॉर अबव 75 lakhs के लिए है 75% का। सो करेक्ट आंसर हो गया 90% एंड 75%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से 3 बार कम से कम क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। ओके, next in home loans maximum repayment period is dash including moratorium period of maximum dash in case of construction and dash in case of purchase of house। Options है 20 years 12 months and 3 months, 30 years 18 months and 3 months, 30 years 15 months and 2 months, 20 years 15 months and 1 month। सिर्फ तीनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। होम लोन्स के केस में मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड होता है 30 इयर्स का। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है वहां पे मैक्सिमम रीपेमेंट होता है 18 मंथ्स का, और परचेज ऑफ होम है तो 3 मंथ्स का। तो 30 इयर्स 18 मंथ्स एंड 3 मंथ्स राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी।
और कई बार जैसे ये भी आता है व्हीकल लोन में आपका मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, तो व्हीकल लोन में कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता, नील, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ रीपेमेंट स्टार्ट्स। एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड होता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। तो ये सब क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आते हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम अमाउंट ड्यू इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड इज कैलकुलेटेड एज हायर ऑफ डैश। ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट 5% ऑफ स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग, second sum total of all the installments billed, interest, fees and other charges amount which is over limit and 1% of principal, third 250 in case of default or if the balance is less than 250 the entire outstanding has to be paid। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो क्रेडिट कार्ड में आपके पास एक फैसिलिटी रहती है कि बिलिंग साइकिल जो होती है उसमें आप चाहो तो सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो पे कर सकते हो और रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल। बट जो भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो उस पर आपका इंटरेस्ट पे करना होता है। अब वो मिनिमम अमाउंट ड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज हायर ऑफ 1, 2 and 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव वन। Option B, profitability is absolute amount whereas profit is a relative one. Option C, profitability is a measurement of efficiency of company in relation to size of business, whereas profit is an absolute number decided by the amount of income or revenue over and above the cost or expenses an entity incurs. Option D, although a company can realize a profit, this does not necessarily mean the company is profitable. So this question is based on the difference between the terms profit and the profitability. So profit आपका एक एब्सोल्यूट फिगर होता है जो आप निकाल लेते हो सेल्स माइनस जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको माइनस करके, बट प्रॉफिटेबिलिटी को आप इस तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो। प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाता है कितना एक बिजनेस एफिशिएंट है, ठीक है, कि अगर छोटा भी अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर बिजनेस काफी स्मॉलर साइज का, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेस को मैनेज कर रहा है टू अराइव एट अ सर्टेन फिगर। ओके, सो इसका कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, बिकॉज द प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट, okay, which is determined through the formula, and the profitability is a relative concept which is based on the size of the business. It shows how efficiently bank or any other entity is able to manage its operations. Okay, next question, monthly cash load limit is up to dash per month in case of full KYC PPIs and dash in case of small PPIs. Option A 50,000 and 10,000, option B 1 lakh and 50,000, option C 50,000 and 25,000, option D 2 lakhs and 1 lakhs. So जो फुल KYC PPI होती है उसमें कैश लोड लिमिट होती है 50,000 की, और जो स्मॉल PPIs होती है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन पे खुल गई है विदाउट एन OBD, उसमें जो कैश लोड लिमिट होती है दैट इज 10,000। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 50,000 एंड 10,000। तो ये आपको याद होने चाहिए, जो फुल KYC PPIs हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स उसमें कैश लोड लिमिट है ₹50,000 पर मंथ। मैक्सिमम जो उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुड बी अप टू ₹2 lakhs। और जो स्मॉल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें जो मैक्सिमम कैश लोड लिमिट होती है दैट इज अप टू ₹20,000, और इसमें मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुड बी 10,000। इसकी वैलिडिटी रहती है सिर्फ 24 मंथ्स की। सो 24 मंथ्स में क्या इसमें प्रॉपर OBD हो जानी चाहिए, देन इट इज कन्वर्टेड टू फुल KYC PPI। ओके, तो ये लिमिट्स है विच यू शुड रिमेंबर। Next is, what is the correct arrangement of steps involved in NEFT process? First है remitter authorizes his bank branch to debit his account and remit the specified amount to beneficiary. Second है pooling center forward the message to NEFT clearing center to be included in the next available batch. Third, originating bank branch prepares a message and send a message to pooling center. Fourth, clearing center sorts the fund transfer transaction destination bank wise and bank wise remittance messages are forward to destination banks through pooling center.
Fifth, destination banks receive the inward remittances message from the clearing center and pass on the credit to beneficiary's customer account. तो इन सब स्टेप्स को आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में आ चुका है जहां पे आपको इस एनईएफटी के स्टेप्स को सही ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4, 5। सबसे पहले क्या होता है, रेमिटर जो बैंक जिसको पैसा अपना भेजना है, जो रेमिटर है वो अपने बैंक ब्रांच को ऑथराइजेशन देगा कि हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए। उसके लिए वो एनईएफटी की स्लिप जो होता है वो भर देगा, अपना फॉर्म भर देगा, चेक भर देगा और ब्रांच में जमा कर देगा। उसके बाद फिर जो ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच होती है वो क्या होता है, वो इस मैसेज को सेंड करती है टू द सर्विस सेंटर, जो सेंडिंग सर्विस सेंटर है। उसके बाद आपका आता है एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर का काम, वो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर के पास जाता है। फिर वहां से बात आती है रिसीवर सर्विस सेंटर की, और रिसीवर सर्विस सेंटर से फाइनली बेनिफिशियरी ब्रांच। तो इस तरीके से इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हो गई आपकी। सबसे पहले सेंडिंग बैंक हो गई जिसको कि रेमिटर से ऑथराइजेशन मिला उसके अकाउंट से पैसा काट लेने का। फिर सेंडिंग सर्विस सेंटर आया, एनईएफटी सर्विस सेंटर या सेंडर सर्विस सेंटर आया। उसके बाद एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर आया, आरबीआई के थ्रू जो मेंटेन किया जाता है। वहां से फिर आया आपका रिसीविंग सर्विस सेंटर, और फाइनली आपका आया बेनिफिशियरी ब्रांच। सो दिस इज हाउ ऑल द पार्टीज आर इन्वॉल्व एंड हाउ ऑल द प्रोसेस हैपेंस इन दिस एनईएफटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect regarding savings bank account in the sole name of minor? Option A, no overdraft should be granted in the savings bank account of minor held either singly or jointly with guardian. Option B, maximum balance to the credit of minor account should not exceed at any time 1 lakh till the age of 14 years. Option C, in respect of minors below the age of 10 years, account in the sole name of minor can be opened provided the account is operated by minor himself. Option D, the account opening form should be signed by the minor in the presence of an official of bank who should be able to identify the minor. So, अगर माइनर के सोल नेम में अकाउंट खुला है तो इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर कोई भी अकाउंट माइनर के नाम पे खुल रहा है बिलो द एज ऑफ 10, देन इट शुड बी ऑपरेटेड नॉट बाय द माइनर बट बाय हिज गार्जियन हु कुड बी द फादर और मदर। बाकी सारे स्टेटमेंट्स टू है, माइनर को कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जा सकती बिकॉज माइनर इज नॉट लाइबल टू रीपे इट, बैंक उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। बट अगर फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज उसको कोई लोन दिया है तो उसको वो ऑफकोर्स रिकवर कर सकता है। साथ में उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए एंड आफ्टर ही अटेन्स द 14 इयर्स देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। देन जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो माइनर खुद से साइन करेगा अगर सोल नेम में है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन बैंक ऑफिशियल हु कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई माइनर। वो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेगा, फोटोग्राफ सबमिट करेगा। ओके, next, Dash has been authorized as a Bharat Bill Payment Central Unit and is responsible for setting business standards, rules, procedures for technical and business requirements for all the participants. Option A RBI, option B SEBI, option C NPCI, option D IRDAI. So right answer है ऑप्शन सी NPCI, which stands for National Payment Corporation of India. So RBI ने NPCI को ऑथराइजेशन दे रखा है टू एक्ट एज अ भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। तो इसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सिस्टम स्टैंडर्ड सेट करना, प्रॉपर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज हो सके, ओके, उसको प्रॉपर करना। ओके, तो उसके NPCI को ऑथराइज किया गया है इस पर्पस के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है the cutoff limit for invoking penal provision in respect of willful defaulters or instances of siphoning or diversion of funds is dash or more. Options are 10 lakhs, 25 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs. So willful defaulter की कैटेगरी में आएगा if the outstanding is more than is 25 lakhs or more than 25 lakhs. Option B is the right answer. So willful defaulter वो होगा who have defaulted in the repayment of loan दो ही हैज द कैपेसिटी टू रीपे, उसकी कैपेसिटी थी फिर भी उसने रीपे नहीं किया,
he has diverted the fund, so there is a case of diversion of funds, or he has siphoned of the funds, or he has disposed the assets which has been given as a security to the banks. मतलब एक तो उसने डिफॉल्ट कर दिया, बल्कि और उसकी कैपेसिटी थी, पैसे दे सकता था फिर भी डिफॉल्ट कर दिया। सेकंड केस क्या हो सकता है, उसने डिफॉल्ट कर दिया और जिस पर्पस के लिए उसने लोन दिया था उस पर्पस के लिए ना यूज करके दूसरे पर्पस के लिए यूज कर दिया। उसको वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया था और उसने उसको फॉर कैपिटल असेट उससे खरीद लिया, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर लिया। साइफॉन ऑफ फंड्स मतलब उस फंड को बिजनेस पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया, उससे कुछ और थर्ड काम कर लिया, गैम्बलिंग बेटिंग का काम कर लिया, जो कि बिजनेस ऑपरेशंस में बिजनेस में एसेट के फॉर्म में वो पैसा आया ही नहीं। और या फिर जिस चीज को उसने एज ए सिक्योरिटी बैंक के फेवर में असाइन किया था उसी को सेल कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब उसका नाम हटने के बाद भी उसको 1 साल तक कोई लोन बैंक नहीं देती है, साथ में कोई भी नया वेंचर फ्लोट करने के लिए भी उसको 5 सालों तक के लिए कोई नया लोन नहीं दिया जा सकता, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हिज नेम फ्रॉम द विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assets in doubtful 2 category has a provision requirement of dash in case of secured portion and dash in case of unsecured portion. Option A 25 and 40%, option B 15 and 25%, option C 40 and 100%, option D 25 and 100%. तो जब एनपीए ग्रेटर देन 1 ईयर हो जाता है तो वो डाउटफुल 1 की कैटेगरी में चला जाता है, जहां पर वो 1 साल तक रहता है। उसके बाद वो D2 में चला जाता है, जहां वो नेक्स्ट 2 ईयर्स D2 में रहता है, और उसके बाद वो D3 में चला जाता है, और फाइनली वो लॉस एसेट बन जाता है जब ये लगता है कि वो रिकवरी होगा ही नहीं। तो इनके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजनिंग नॉर्म्स है जो आपको याद होने चाहिए। D1 कैटेगरी में अगर असेट है और अगर सिक्योरिटी है तो जितने आउटस्टैंडिंग लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी है उस पर 25% प्रोविजनिंग होगी। D2 कैटेगरी में सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% प्रोविजनिंग है और D3 पे पूरा 100% ही प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड है तो तीनों ही केसेस में 100% प्रोविजनिंग होगी। और अगर एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है जहाँ पे एनपीए है फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, 1 साल से पहले वो सब स्टैंडर्ड रहेगा, तो उस केस में जो भी सिक्योर्ड पोर्शन है उस पे 15% प्रोविजनिंग करनी है बैंक्स को और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 25% प्रोविजनिंग करनी होती है। तो ये प्रोविजनिंग के नॉर्म्स है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इन पे कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपका ऑफकोर्स पीबीबी में भी है, सेम पार्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं उस पे। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। सो D2 पूछा था तो 40 और 100% आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, next question, SARFAESI Act can be initiated if the loan account satisfies which of the following conditions? Again, this is very important question. First, a document should be enforceable and unexpired period of minimum 6 months must be available. Second, outstanding in the account including interest accrued applied should be more than 50,000. Third, outstanding due should be 10% or above the principal and interest. Fourth, in case of multiple lenders, ensure the lender having minimum 60% of the dues outstanding are agreeable for initiating action under SARFAESI. So, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें? ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 3 and 4। सो देखिए फर्स्ट वाला सही है कि एक तो जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो इम्पोज होने चाहिए, वह एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए और कम से कम 6 मंथ्स का वैलिडिटी पीरियड बचा होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग है जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करी, इट शुड बी मोर देन ₹1 लाख एंड नॉट 50,000। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। आउटस्टैंडिंग ड्यू शुड बी एटलीस्ट 20% और अबव द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो ये भी गलत हो गया। और अगर मल्टीपल लेंडर्स के थ्रू द कंसोर्टियम लेंडिंग हुई है, कई लोगों का एक्सपोजर है, तो एटलीस्ट 60% जिनका ड्यू है वो लोग रेडी होने चाहिए टू इनिशिएट एन एक्शन अंडर SARFAESI एक्ट, तो ये भी करेक्ट है। सो 1 और 4 आपके करेक्ट हो गए, 2 और 3 इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if any person if aggrieved by an order made by DRT can prefer an appeal to appellate tribunal within dash from the date of receipt of order of DRT,
upon depositing dash of the debt demanded by bank or determined by DRT, whichever is less. Option A 15% and 15 days and 20%. Option B 25 days and 25%. Option C 30 days and 50%. Option D 15 days and 25%. So देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रख लीजिए। पहला होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसको हेड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसका फिर अपीलेट अथॉरिटी होता है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हेड करता है, उसको कहते हैं चेयरपर्सन। सो ये लोग केसेस डील करते हैं और 20 लाख एंड अबव के केसेस डील करते हैं, उससे नीचे के केसेस नहीं डील करते। सो जैसे कोई आउटस्टैंडिंग है, लोन रीपेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक क्या है, डीआरटी में सूट फाइल कर सकती है। अब सूट फाइल करा, डीआरटी ने जो अवार्ड पास किया कस्टमर को कि भाई आपको इतना पैसा ड्यू है, आपको बैंक को पे करना है। इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड पास्ड बाय डीआरटी, तो वो फिर आगे जाके अपील कर सकता है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। बट इसमें ये कंडीशन है कि जो भी इसने अवार्ड पास किया उसके विद इन 30 डेज का ही टाइम पीरियड होता है कि वो फर्दर इसको अपील कर सके। और साथ में जो उसने कहा है, अवार्ड पास किया है कि इतना परसेंट ड्यू है, उसका एटलीस्ट 50% अमाउंट पे कर देना होता है, देन ओनली ही हैज अ राइट टू अपील टू डीआरटी। वो इसने रखा है कि जिससे जानबूझ के लोग क्या है, सिर्फ टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए ये रूट ना अप्लाई करे। ओके, तो एटलीस्ट 50% पे कर दे। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 50% को रिड्यूस करके 25% करा जाता है, बट जनरल केसेस में एटलीस्ट 50% जो भी अवार्ड पास किया है या जितना बैंक ने डिमांड किया है उसका एटलीस्ट 50% रीपे करके ही डीआरटी के पास अपील किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 30 डेज एंड 50%। ओके, नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। फॉर अंडरलाइंग लोन्स विद बुलेट रीपेमेंट्स, MRR shall be dash of the book value of loans being securitized. Option A 5%, option B 10%, option C 15%, option D 20%. So MRR stands for मिनिमम रिटेंशन रेशियो। तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर बैंक्स कुछ सिक्योरिटाइज्ड भी कर रही है लोन्स को, बट उसका कुछ परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू उसको अपने पास रिटेन भी करना होता है। सो अगर वो लोन्स में बुलेट रीपेमेंट्स है जिसमें कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे किया जाता है एट मैच्योरिटी, तो उस टाइप के लोन्स का 10% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन जो सिक्योरिटाइज कर रहे हैं बैंक्स को अपने पास रिटेन करना होता है। तो आपको याद रखना है फॉर द लोन्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड एक तो लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ्स है, उस टाइप के लोन्स का 5% बैंक्स को अपने पास रिटेन करना पड़ता है। और अगर मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 24 मंथ्स है तो 10% MRR रिक्वायरमेंट है। साथ में अगर बुलेट रीपेमेंट वाले लोन्स हैं तो उसमें कोई भी मैच्योरिटी पीरियड हो 10%। और अगर लोन्स है जो कि बैक्ड है बाय द मॉर्गेज, रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस जो होम लोन्स होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी रेसिडेंशियल बैंक के पास है एज अ मॉर्गेज, तो उसमें 5% है। तो ये रूल्स इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं और साथ में क्वेश्चन ये भी आया है कई बार, जो सिक्योरिटाइजेशन नोट्स इशू करते हैं वो मिनिमम कितने वैल्यू के होने चाहिए, तो दे शुड बी इशूड ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। जो सिक्योरिटाइजेशन नोट्स इशू करते हैं फिर ये सिक्योरिटाइजेशन हो जाता है तो 1 करोड़ एंड अबव के होने चाहिए। ओके, तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है, लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ डैश डील्स विद द केसेस अप टू डैश। ऑप्शन ए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एंड 10 lakhs, ऑप्शन बी सरफेसी एक्ट एंड 10 lakhs, ऑप्शन सी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एंड 20 lakhs, ऑप्शन डी डीआरटी एक्ट एंड 5 lakhs। सो लोक अदालत सेट किया जाता है जिससे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनको काफी कॉस्ट इफेक्टिव चीपर वे में एक्सपीडिशियस उनका जो भी केसेस है वो रिजॉल्व हो सके। तो इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर में सेटअप किए गए थे। और ये 20 lakhs तक के केसेस डील करते हैं। पहले 10 lakhs के करते थे, फिर इसको एक्सटेंड करके 20 lakhs कर दिया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन दोनों पे आता है, एक्ट का भी पूछा जाता है और अमाउंट का भी पूछा जाता है, इसको क्लब करके मैंने इसीलिए क्वेश्चन में रख दिया है। नेक्स्ट है, the lack of participation of managers and users in the system design reflects which issue in the management information system? Option A humanistic factors, option B organizational factors, option C environmental factors, option D economic factors.
सो MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, यूज बाय द मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस। तो जब ये MIS सिस्टम बिल्डअप होता है तो अब इससे रिलेटेड कई सारे चैलेंजेस इश्यूज होते हैं। तो अगर मैनेजर्स या उसको यूज करने वाला जो यूजर है, जो MIS सिस्टम को यूज करने वाला है, अगर उसी को नहीं पता है किस टाइप का सिस्टम हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये कौन सा चैलेंज हो गया आपका, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आपके तीन फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमनिस्टिक फैक्टर, जहाँ पे एक तो देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ यूजर्स बाय द डिजाइनर, पता ही नहीं उसको क्या जरूरत है, कैसा भी सिस्टम बना दिया, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं। मैनेजर यूजर्स ही सिस्टम डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, मैनेजर्स कोई सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या जो डेटा कलेक्ट किया गया वो ही एक्यूरेट नहीं है, तो वो सारी ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स हैं। उसी तरीके से कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, विच एक्ट एज अ चैलेंजेस इन दिस MIS। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय ARCs which are asset reconstruction companies? Option A, every ARC shall obtain initial rating of security receipt from an approved credit rating agency within period of 6 months from the date of acquisition of assets. Option B, ARCs will get the rating of security receipts reviewed from an approved credit rating agency as on June 30th and December 31st every year. Option C, every ARC shall invest in the security receipt which is issued by the trust set up for the purpose of securitization, an amount not less than 10% under each scheme. Option D, where the investment by a bank in security receipt is backed by the state asset sold by it under asset reconstruction is more than 10% of the receipt sold by backed by its sold asset need to keep the provision. ये सारे पॉइंट्स है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय ARC, जो आपको क्लियर होने चाहिए। एक स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है विच इज ऑप्शन सी, क्योंकि जो एवरी ARC होती है उसको कम से कम इन्वेस्ट करना होता है सिक्योरिटी रिसीट में ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन 15% एंड नॉट 10%। साथ में जो भी सिक्योरिटी रिसीट इशू करने वाली है, इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, विच आर अदर बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, वो सब इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी क्रेडिट रेटिंग लेनी रहती है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट इट हैज एक्वायर्ड दोस असेट्स, मतलब जो भी लोन्स सिक्योरिटाइज हुए हैं, इसने एक्वायर करे, उसके 6 मंथ्स में रेटिंग लेनी पड़ती है। और इसकी जो भी होता है, इसकी रेटिंग को रिव्यू करवाना रहता है अगेन फ्रॉम द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज ऑन हाफ ईयरली बेसिस ऑफ 30 जून एंड 31 दिसंबर। साथ में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 15% करना रहता है। अगर बैंक ने इन एसेट्स में किया है इन्वेस्टमेंट जिसमें कि स्ट्रेस एसेट्स सेल हुए हैं, ओके, एंड इट इज मोर देन 10% ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स, ओके, तो फिर उनको उसके लिए पूरी प्रोविजनिंग भी मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे सारे वीडियोस का। और इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। इसके बाद हमारा मैराथन 2 आएगा, जिसमें हम लोग बाकी जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स है CED और जो एडिशनल मटेरियल है होम लोन्स का, उस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो वीडियो भी पूरा एंड तक देखिएगा। Okay, so see you in the next session. Thank you.